चलिए लेट्स स्टार्ट द सेशन। स्टूडेंट्स आ गए हैं, बाकी सब साथ साथ आते जाएंगे। कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? कोई क्यूरी, कोई असाइनमेंट से रिलेटेड और एनीथिंग लाइक दैट आप लोग पूछ सकते हैं। एंड साथ में आई वुड वांट टू आस्क यू गाइस कि आप लोग कौन से बैच से हैं। आर यू गाइस फ्रॉम बैच 6 और बैच 7? जी गैट जो है फजान, आप लोग एलएमएस के पोर्टल के ऊपर ही दोगे। जिस तरह आप लोग सिंपली हर उसके बाद जो स्पोकन इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, आइल्स के तो नहीं होते एमसीक्यूज। स्पोकन इंग्लिश में जिस वक्त आप लोग अपना एक मॉड्यूल देखते हैं, उसके बाद आप लोगों को एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने के लिए आते हैं, 4 एमसीक्यूज। इसी तरीके से पोर्टल के ऊपर ही आप लोग गैट का जो एमसीक्यूज टेस्ट है वो देंगे। जी एनीवन एल्स, आप लोगों में से किसी का कोई क्वेश्चन है? फैजान आप ये बताइएगा कि आप आइट्स से हैं या फिर स्पोकन इंग्लिश से? ओके। स्पोकन इंग्लिश वालों को जो असाइनमेंट मिलेगी, आई बिलीव मॉड्यूल 10 के बाद, 10 या 11 के बाद आप लोगों को एक असाइनमेंट जो है वो असाइन हो जाएगी। वो आप लोगों को डेडलाइन दी जाती है, उसमें आप लोगों ने उस डेडलाइन के अंदर अंदर कंप्लीट करना होता है। और जैसे ही आप लोग वो कंप्लीट करके सबमिट करवा देते हैं, वो फिर मेरे पास आ जाती है। मैं आप लोगों की असाइनमेंट चेक करता हूँ। एंड देन फाइनली आप लोगों को फिर एक प्रोजेक्ट मिलेगा, जिसकी बेस पर फिर आप लोगों को सर्टिफिकेट मिलते हैं, प्रोजेक्ट एंड गैट। कि मरियम इज सेइंग वाईफाई से ओपन होती हैं, डाटा पैकेज से ओपन नहीं होती। ये मेरा ख्याल है एलएमएस की रिक्वायरमेंट होती है, या जो हमारा पोर्टल है उसकी रिक्वायरमेंट होती है कि आपको वाईफाई के थ्रू ओपन होती हैं। या फिर हो सकता है कि आपकी जो सेटिंग्स हैं उसके अंदर ऑप्शन डेटा की आप लोगों ने रिस्ट्रिक्ट की हो, ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। और शायद इसलिए भी क्योंकि वीडियो जो है वो काफ़ी हाई क्वालिटी की होती है, यानी कि उसमें काफ़ी ज़्यादा डेटा यूज़ होता है। शायद इस वजह से वो डेटा के थ्रू ओपन नहीं होती।
Ji, Hafiz Aisha is asking 1,000 words on life in Lahore project will be written like an essay. Of course, it will be written like an essay. Requirement में लिखा भी होगा कि आप लोगों ने एक essay लिखना है 1,000 words का. And keep one thing in mind, काफी सारे students जो हैं ये problem उनको आती है कि वो लोग एक तो essay के अंदर headings बना देते हैं और दूसरा pictures add कर देते हैं. आप लोग जब कभी भी प्रोफेशनल ऐसे लिखना होता है, कभी भी आप लोग ये नोट कर लें कि कभी भी आप लोगों ने हेडिंग्स नहीं बनानी होती हैं, ठीक है. आप लोगों ने पैराग्राफ वाइज उसको लिखना होता है. एंड सेकेंडली, पिक्चर्स कभी ऐसे के अंदर नहीं डालते हैं, तो आप लोगों ने ना ही पिक्चर्स डालनी है और ना हेडिंग्स बनानी है. आप लोगों ने पैराग्राफ वाइज उसको वर्ड्स को कंप्लीट करना है. जी, और कोई क्वेश्चन? अच्छा जी, साथ ये भी बताइए कि आइल्स के कितने स्टूडेंट हैं यहाँ पे, और आप लोग क्या प्रैक्टिस आप लोग कर रहे हैं कि नहीं, बिकॉज आइल्स इज टोटली बेस्ड ऑन प्रैक्टिस. एंड अगर आप सिर्फ मेरे लेक्चर्स लेंगे और उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं होगा आप लोगों को ये कोर्स लेने का. आई थिंक मेरे लेक्चर्स काफी आसान लग रहे हैं आप लोगों को, जो एज सच कोई इतनी खास क्यूरी आ नहीं रही. नहीं आयशा, आप लोगों ने इसको कोई जस्टिफाई वगैरह बिल्कुल कुछ नहीं करना है. आपने बिल्कुल एक नॉर्मल, जिस तरह आप लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर लिखते हैं पैराग्राफ्स वगैरह, कैसे लिखते हैं, कुछ टाइपिंग करते हैं, आपने उस हिसाब से लिखना है. यू डोंट नीड टू जस्टिफाई इट. जस्टिफाई करना, या आप कह लो कि जस्टिफाई की जरूरत तब पड़ती है जिस वक्त आप लोग कोई पोस्ट बना रहे हैं, जिस वक्त आप लोगों ने कोई सोशल मीडिया की पोस्ट बनानी है, तो वहां पे अच्छा लगता है ये जस्टिफाई वगैरह होना, या सेंटर अलाइन या लेफ्ट अलाइन करना. आप लोगों ने तो नॉर्मली लेफ्ट अलाइन करके, जो डिफॉल्ट ऑप्शन होती है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, उस तरह आप लोगों ने अपना लिखना शुरू करना है इससे. चले, अगर जस्टिफाई हो भी गया तो कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन इसकी जरूरत नहीं थी ऐसा सच आपको जस्टिफाई करने की. जी, वेलकम. ओके, फैजान इज आस्किंग व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर ऑब्टेनिंग द स्कॉलरशिप. स्कॉलरशिप के लिए फैजान, सबसे पहले तो आपने वो रिक्वायरमेंट को मीट करनी है गैट की परसेंटेज की, जो आप लोगों को आपके पोर्टल के ऊपर एक पोस्ट मिली होगी, ठीक है. उस हिसाब से उतनी परसेंटेज आपको गेस्ट गैट की चाहिए होगी. अलॉन्ग विद दैट यू हैव टू बी बेस्ट इन योर एसे राइटिंग, ठीक है, क्योंकि ऐसे आप लोग काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, मुझे हंड्रेड्स के हिसाब से रिसीव होते हैं एसेस. उसके बाद फिर आपने उसमें इंग्लिश अच्छी यूज़ करनी है. एंड हाँ, अगर आप गूगल से कॉपी पेस्ट करोगे तो वो भी ऑब्वियसली मुझे आइडिया हो जाता है कि किसने गूगल से लिखा है, किसने अपने वर्ड्स में लिखा है. सो कीप इन माइंड कि आप लोगों ने गूगल से कुछ भी कॉपी पेस्ट नहीं करना है. अपनी अच्छी ग्रामर यूज़ करनी है. आप लोगों के पास मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में ग्रामर यूज़ की है लेक्चर्स में, बताया है कि कॉजेटिव वर्ब्स वगैरह ये सब कुछ, ये क्या चीज़ होती है, एडजेक्टिव क्या होता है, वर्ब क्या होता है. इन सब चीज़ों को यूज़ करते हुए आप लोगों ने ऐसे लिखना है. फिर वहां से आपकी परसेंटेज काउंट होगी, वहां आपके नंबर काउंट होंगे, ठीक है.
मुकद्दस है सईद जी, कौन सा ऐसा लिखना है मुकद्दस? जिस वक्त आप लोग के मॉड्यूल्स कंप्लीट हो जाएंगे उस वक्त आप लोगों को आपकी असाइनमेंट एलएमएस के ऊपर मिलेगी। वहां पे जो भी ऐसे आप लोगों को टॉपिक गिवन होगा आपने उस हिसाब से टॉपिक के ऊपर ऐसे लिखना होगा। वर्ड्स आप लोगों के 1000 हो या जितने भी वहां रिक्वायरमेंट होगी उसको आप लोगों ने फुलफिल करना है। अच्छा जी, Fazan Ali is saying we have heard that physical webinars and events will also be conducted. Any info about that? We are working on it, ठीक है। और जैसे ही आप लोगों के ये सब कुछ फाइनल हो जाएगा आप लोगों को न्यूज़ मिलेगी, मेरा ख्याल है मैसेज आएगा या एलएमएस के ऊपर न्यूज़ आ जाएगी आप लोगों की, आप लोगों के लिए। तो उस हिसाब से जहाँ भी लोकेशन होगी उस हिसाब से आप लोग वहाँ पे आके फिजिकल वेबिनार्स वगैरह ले सकते हैं। हाँ जी, एनीवन एल्स? वेबिनार्स हैं आयशा, इसमें सच कोई अटेंडेंस वो प्रेजेंस की ज़रूरत नहीं होती कि जी आप लोगों ने अटेंड करना ही करना है। इट इज़ बेसिकली वेबिनार्स क्या होते हैं, इंफॉर्मेटिव चीज़ें होती हैं कि स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करना, स्टूडेंट्स को फिजिकल ट्रेनिंग, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, इन सब चीज़ों का बताना, डिफरेंट एंटरप्रेन्योर्स से मिलना, ये सब चीज़ें जो हैं ये काउंट होती हैं वेबिनार में। तो अगर आपका ये क्वेश्चन है जी कि क्या स्कॉलरशिप पे ये चीज़ें अफेक्ट करेगी, नहीं, इसका स्कॉलरशिप से कोई लेना देना नहीं होगा, ये सिर्फ आप लोगों की अपनी इंफॉर्मेशन के लिए होगा। स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया भी मैंने बताया, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। स्कॉलरशिप के लिए आप लोगों को गेट का टेस्ट पास करना ज़रूरी है, जो भी उसकी परसेंटेज है, मेरा ख्याल है 80% एंड अबव होती है। और साथ ही या 70 या 80% होती है। उसके साथ साथ आपके जो एमसीक्यूज हैं आपको उसमें अच्छा स्कोर करना होता है। एंड आफ्टर दैट फिर आपको जो आपकी असाइनमेंट आती है वो काउंट करती है कि असाइनमेंट आप लोगों ने किस तरह की दी है, उसमें आपकी मार्किंग, आपका ग्रेड क्या लगा है। एंड फाइनली आप लोगों की अटेंडेंस कि वो भी पूरी है कि नहीं है। इन सब चीज़ों को मिला के सेग्रीगेट करके फिर आप लोगों को स्कॉलरशिप दी जाती है। Laiba is saying how can we contact you through messages? लाइबा ग्रुप बना हुआ है, ठीक है। ग्रुप के अंदर आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो मैं आंसर करता हूँ। व्हाट्सएप ग्रुप की बात कर रहा हूँ। अगर आप बैच 7 से हैं तो आप ज्वाइन होंगी वहाँ पे। अगर आप बैच 7 से या 6 से हैं और आपने ज्वाइन नहीं किया हुआ तो फिर आप लोगों को मैनेजमेंट को ईमेल या मैसेज करना पड़ेगा, तो वो आप लोगों को ऐड कर देंगे। व्हाट्सएप ग्रुप में मैं भी एडेड होता हूँ, तो जो आप लोगों के क्वेश्चंस या क्यूरीज आती हैं वो मैं ही रिप्लाई करता हूँ। मोहम्मद अबू बकर इज सेइंग, आपने उर्दू लिख दी है, काफी टफ काम कर दिया है। लेट्स ट्राई टू रीड इट। हमारे, हाँ, ओके, आई जस्ट रीड इट ऑन माय ओन और फिर मैं आंसर करता हूँ।
जी जी लाइबा, मैं पाकिस्तानी ही हूँ। माय अपोलॉजीज फॉर नॉट रीडिंग उर्दू राइट, बिकॉज ज़्यादा फोकस मेरा इंग्लिश के ऊपर ही होता था। मैं बिल्कुल पाकिस्तानी ही हूँ। आई एम बोर्न एंड रेज्ड इन पाकिस्तान। ओके जी, फाइनली मैंने अबू बकर का क्वेश्चन रीड कर लिया है। एंड ही इज सेइंग, चलो फैजान थैंक यू वेरी मच, मैं यहाँ से रीड कर लेता हूँ। ही इज सेइंग दैट देयर वाज एन इशू इन हिज एरिया ड्यू टू फ्लड, सो ही हैज मिस्ड एन असाइनमेंट। अच्छा, थैंक यू वेरी मच फैजान फॉर दैट। अबू बकर देखें, असाइनमेंट्स काफ़ी आगे तक हो चुकी थी, डेडलाइंस जो है ना वो इंक्रीज हो गई थी टाइम। लेकिन अब दोबारा से इंक्रीज नहीं हो सकता, टाइम एक्सटेंड नहीं हो सकता, क्योंकि बाकी सारे स्टूडेंट्स की असाइनमेंट्स आ गई हैं। तो अगर आपने मिस कर दी है, ये वैसे प्रॉब्लम हो गया है, क्योंकि आपको मिस करनी नहीं चाहिए थी। बट अब फिलहाल आई डोंट थिंक सो कि कोई ऑप्शन और निकल सकती है, क्योंकि अगर असाइनमेंट एक्सटेंड होती है उसकी डेडलाइन, तो वो सब के लिए होती है, स्पेसिफिक स्टूडेंट्स के लिए नहीं होती है। सो अब यही है कि आप या तो प्रोजेक्ट जमा करवाइएगा, या फिर दोबारा, असाइनमेंट तो एक ही दफ़ा आती है। फिर आपको यही है कि जो प्रोजेक्ट आएगा आप वो सबमिट करवाइएगा, और साथ ही साथ जो गैट का टेस्ट होगा आप उसको अच्छे से अटेम्प्ट कीजिएगा। जी, दो क्वेश्चन साइमल्टेनियसली आए हैं और सेम ही है कि बैच 7 की असाइनमेंट कब मिलेगी और वो कहाँ पे है। मुझे ये बताइएगा, बैच 7 के स्टूडेंट्स को अभी तक कितने मॉड्यूल्स मिल चुके हैं? 11 मॉड्यूल्स आ गए हैं। एक आप लोगों का मेरा ख्याल है मॉड्यूल और आएगा, फाइनल 12 मॉड्यूल, और उसके बाद आप लोगों के पोर्टल में आपको असाइनमेंट शो होना शुरू हो जाएगी। एंड काइंडली अब आप लोग ज़रा फोकस रहिएगा कि जैसे ही असाइनमेंट आती है जितनी जल्दी हो जाए आप लोग उसको कर लें, क्योंकि फिर बाद में ये प्रॉब्लम ना आ जाए कि कोई किसी का इंटरनेट ना चल रहा हो और एनीथिंग लाइक दैट। तो इस वजह से ना आप लोगों ने असाइनमेंट्स को टाइम पे सबमिट करवाना है। एंड बैच 6 के लिए प्रोजेक्ट असाइनमेंट होती है अबू बकर, वो जब हो जाए आप लोग सबमिट करवा देंगे तो फिर आप लोगों को गैट मिलेगा देने के लिए। आप लोगों ने गैट को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। मुकद्दस हसैन जी, मैंने अभी तक कोई असाइनमेंट सबमिट नहीं करवाई, कोई मैसेज आया था। मुकद्दस बैच कौन सा है आपका ये बताइएगा। और बाकी सारे स्टूडेंट्स को भी मैसेज आता है। बेसिकली होता ये है कि जब आप लोग अपना पोर्टल को ऑन करते हैं, एलएमएस को ऑन करते हो, वहां पे आपको असाइनमेंट के टैब में असाइनमेंट शो हो रही होती है, ठीक है। बैच 7, बैच 7 की तो असाइनमेंट अभी एक मॉड्यूल के बाद आएगी। ओके। फैजान बिल्कुल, जो 4 MCQs आते हैं उनका इम्पैक्ट भी होगा। हमारा ये MCQs आपको देने का मकसद ही ये है कि आप लोग साथ साथ फोकस में रहें, और आप लोग, हमें भी आइडिया होता जाए कि आप लोगों ने मेरे लेक्चर्स को बोरिंग समझा है या उसको वाकई समझ के पढ़ाया है कि नहीं पढ़ा। तो उसका इम्पैक्ट भी आता है, उसकी जो परसेंटेज होती है वो भी स्कॉलरशिप के लिए ऐड होगी आप लोगों की। यानी कि कहने का मकसद है कि जितना भी एलएमएस के ऊपर, जितना पोर्टल के ऊपर आप लोगों को ये सब कुछ हम लोग करवा रहे हैं, इसमें से एक भी चीज फालतू नहीं है, ठीक है। सबसे पहले मॉड्यूल्स आ गए। अब मॉड्यूल्स को आप लोग कंप्लीटली देखोगे तो आप लोगों की अटेंडेंस मार्क होगी, अगर आप फॉरवर्ड करके देखोगे तो आपकी अटेंडेंस मिस हो जाएगी, ठीक है। सबसे पहली चीज वो आ गई कि वो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद एमसीक्यूज जो आ जाते हैं वो भी इम्पोर्टेंट होते हैं। एमसीक्यूज भी गैट के अंदर काउंट करते हैं। फिर असाइनमेंट आ गई, प्रोजेक्ट आ गया, गैट आ गया, तो ये सब चीजों का इम्पैक्ट होता है। ओके, गैट टेस्ट इज बेस्ड ऑन एमसीक्यूज इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स। बिल्कुल, गैट टेस्ट जो है, एक भी चीज में पूरी कोशिश की है जी कि कोई भी चीज आउट ऑफ कोर्स नहीं आएगी। आप लोगों को जो आप लोगों ने पढ़ा है उसी के हिसाब से आप लोगों को आपका जो गैट टेस्ट है वो मैंने बनाया है।
गैट में क्या होता है? गैट इज बेसिकली जनरल असेसमेंट टेस्ट। इसमें आपकी इंग्लिश को जज किया जाता है। अब सिर्फ इंग्लिश की बात नहीं कर रहा, इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स में इंग्लिश से रिलेटेड आपके आएंगे, ठीक है। और जिस तरह मेरे बाकी कोर्सेज हैं या बाकी जितने भी पीएफटीपी के कोर्सेज हैं, वो उस हिसाब से उनका टेस्ट बनाया जाता है। तो जौन सा आपका कोर्स होता है उसके हिसाब से फिर आपसे क्वेश्चंस किए जाते हैं, एमसीक्यूज। Abu Bakr is saying how many marks are required to get the certificate. मेरा ख्याल है अबू बकर 80% आपको रिक्वायरमेंट होती है, और असाइनमेंट अगर मिस हो गई है तो आपने बाकी अगर चीज़ें अटेम्प्ट की हैं तो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, लेकिन फिर आप स्कॉलरशिप में काउंट नहीं किए जाओगे। स्कॉलरशिप्स के लिए वही जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि आप लोगों को गैट वगैरह जो है उसको कंप्लीट करना पड़ता है, और जो एमसीक्यूज आपके क्वेश्चंस आते हैं एवरी मॉड्यूल के बाद, वो आपको अटेम्प्ट अच्छे से पूरे करने पड़ते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं, गैट्स में कितने मार्क होते हैं? गैट इज आई बिलीव मरियम 100 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। 100 का या 50 का, मुझे आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट ये आपको मैनेजमेंट कंप्लीट बताएगी क्योंकि दे आर हैंडलिंग दैट। ओके, आयशा इज आस्किंग अबाउट द कोटेशंस। कोटेशंस आयशा आप लोग ऐड करें, कोई मसला नहीं है। प्लेजरिज्म का मसला नहीं आता है। प्लेजरिज्म का मसला तब आता है जब आप पूरे पूरे पैराग्राफ्स को कॉपी पेस्ट करते हो। और अगर कोटेशन ऐड करनी है तो फिर दो चीजों का आप लोगों ने खास ख्याल रखना है। एक प्रॉब्लम या एक तरीका या एक चीज क्या होती है कि आपने अगर तो इन्वर्टेड कॉमास में लिख दिया है, देन आपको एक फुल स्टॉप की गलती भी नहीं करनी पड़ेगी। अगर आपने एंड द कुछ इस तरह का भी साथ लगा दिया तो वो पूरी कोटेशन रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि आपने इन्वर्टेड कॉमास यूज किए हुए हैं। दूसरी कोटेशन का तरीका क्या होता है, जो कि मैं भी यूज करता हूँ, बिकॉज देखो हर किसी को 100% चीजें याद नहीं रहती हैं। उसके लिए आप इन्वर्टेड कॉमास ना यूज करो, तो फिर आप थोड़ी जो अपने हिसाब से एडिटिंग वगैरह है वो आप कर सकते हो। इस चीज का आपने ख्याल रखना है। स्कॉलरशिप से रिलेटेड अबू बकर, आप जो है वो मैनेजमेंट को मैसेज करें, ईमेल करें। वो आपको एग्जैक्टली इसका एडवांटेज बताएंगे, इसका तरीका बताएंगे कि मैं इसमें स्कॉलरशिप में होता क्या है, इसके आपको एडवांटेजेस क्या हैं, और फ्यूचर में आपको ये कैसे हेल्प कर सकता है। हाउ मेनी कोटेशंस कैन बी एडेड? मैक्सिमम मेरा ख्याल है आप 2 या 3 रखें। इससे ज्यादा कोटेशंस ऐड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे याद है जब मैं भी एक मैं इंग्लिश का पेपर दे रहा था, तो मेरे टीचर ने भी मुझे यही बताया था जी कि अगर इकबाल की कोटेशंस भी ऐड करनी है तो ये नहीं मतलब कि हर पेज के ऊपर ऐड करना शुरू कर दो। मैक्सिमम 3 या 4 कर लो, इट्स मोर देन एनफ। जी आशा, क्लियर हो गया आपको क्वेश्चन? चलो जी, ठीक हो गया। जी, एनीवन एल्स? अच्छा, ये भी बताइएगा कि आइल्स एंड स्पोकन इंग्लिश सारे दोनों स्टूडेंट्स हमारे पास कोर्सेज के मिक्स हैं। आप लोगों को समझ आ रही है जो कोर्स आप लोग पढ़ रहे हो? अच्छे से आप लोगों को केटर कर सक रहे हैं चीजें या नहीं? जी लाइबा, बिल्कुल। स्लैंग लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में काउंट नहीं होती है। स्लैंग्स आर ओनली यूज्ड इन मूवीज, और अगर आप लोग एक नॉन फॉर्मल या इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशन कर रहे हो, वहां पे आप लोग स्लैंग्स यूज कर सकते हैं। अदरवाइज जिस वक्त आप लोगों ने ऐसे लिखना है या आप फॉर्मल कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए आप लोगों ने कभी भी स्लैंग लैंग्वेज यूज नहीं करनी है। एंड मरियम इज सेइंग अच्छे से, ओके, थैंक यू मरियम फॉर द कॉम्प्लीमेंट।
जी, Ajwa is also saying that she is improving the स्पीकिंग स्किल्स। थैंक यू सत्या फॉर द कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, स्पीकिंग स्किल्स के ऊपर मेरे से पहले भी काफी सारे स्टूडेंट्स जो है वो पूछते थे कि जी हम लोग कैसे ठीक कर सकते हैं। देखो, सिर्फ पढ़ने से स्पीकिंग स्किल्स जो है आप लोगों के वो ठीक नहीं हो सकते हैं। आप कॉन्वर्सेशन करें अपने फ्रेंड्स के साथ, किसी के साथ भी इंग्लिश में। एंड इसमें कोई भी हिचकिचाने वाली बात नहीं होती है कि जिस तरह लोग आप लोग समझोगे जी लोग मजाक उड़ाएंगे। इट्स नॉट लाइक दैट। देखो, नोबडी इज परफेक्ट। मुझे भी इतनी इंग्लिश नहीं आती है, गलतियां मैं भी कर जाता हूँ। रीजन क्या है कि इंग्लिश हमारी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, इट्स आवर सेकंड लैंग्वेज। हम लोग वो क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि मजबूरी है। बिकॉज इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो एक इंटरनेशनल लैंग्वेज बन चुकी है, और आगे मार्केट में अपने आप को आगे लेके जाने के लिए आपको इंग्लिश बोलना सीखना समझना जरूरी है। सो अगर आप लोग कॉन्वर्सेशन करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग इजीली करो। नहीं भी होता तो अगर आप लोग अपने आप से कॉन्वर्सेशन करना शुरू करते हो, उसको कहते हैं सोलोलुकी। ठीक है, कि वर्ड है सोलोलुकी। इसका मतलब होता है कि आप लोग अपने आप से ही कॉन्वर्सेशन कर रहे हो। जब आसपास आपके कोई नहीं है तो आप लोग खुद कॉन्वर्सेशन करना शुरू कर दो। इससे ये होगा कि एक तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होना शुरू हो जाएगा, सेकेंडली आप जो ग्रामर की मिस्टेक्स हैं उसको आप लोग ठीक से समझ सकोगे। नहीं आयशा, एज सच अगर आप स्पीच का कुछ पार्ट ऐड करती हैं तो वो कोटेशन का कोई मसला नहीं है, हो जाए इट्स ओके। इससे एग्जामिनर को ये फील आती है, उसके ऊपर ये इम्पैक्ट पड़ता है कि आपको चीजें याद हैं, आपको पता है कि वो कोटेशन क्या थी क्या नहीं थी। ठीक है, क्योंकि अच्छा अगर आप मेरी बात करें या एज एन एग्जामिनर अगर मैं देखूंगा अगर किसी ने कोटेशन लिखी होती है तो फिर मेरे सामने मोबाइल होता है, मैं अपने मोबाइल पे वो गूगल पे कोटेशन ऑन कर लेता हूँ। पहले वक्तों में तो जिस वक्त चला मैंने भी एमए इंग्लिश किया था उस वक्त पता नहीं गूगल वाईफाई था कि नहीं था, अब मुझे ये याद नहीं है। लेकिन उससे क्या था कि हम लोग कोटेशन लिखते भी थे ना तो चलो छोटा सा हल्का फुल्का ऊपर नीचे वर्ड्स हो गए तो चल पड़ता था। लेकिन आज के जमाने में आपको इस चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा। जी, थैंक यू लाइबा फॉर द कॉम्प्लीमेंट, थैंक यू सो मच। एंड आयशा, कोटेशन 3 लाइन से ऊपर भी कर लो, आप 5 लाइन्स की भी कर लें, क्योंकि जिस तरह कायद की कुछ सेइंग्स हैं काफी ज्यादा लंबी सेइंग्स होती हैं, तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, कोई ऐसा सच मसला नहीं है। ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। इतना भी अच्छा नहीं मैं पढ़ाता, आई जस्ट ट्राई टू टीच यू गाइस। एंड कोशिश मेरी हमेशा से यही होती है कि मैं जिसको भी समझाऊं, बिकॉज आई एम टीचिंग 5 कोर्सेज करंटली। आइल्स है, इंग्लिश लैंग्वेज है, ग्राफिक है, यूआई यूएक्स है, लोगो है। तो मेरी कोशिश हमेशा से यही रहती है कि मैं आप सबको जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको समझ अच्छे से आए और कंफ्यूजन कोई ना हो।
ओके, सादी इज आस्किंग कि थोड़ी सी गाइडेंस चाहिए इनको अबाउट द प्रोजेक्ट लाइफ इन लाहौर। अच्छा देखिए, इसमें ये है कि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स तो लाहौर से भी नहीं होते हैं, तो आप लोगों का ये भी क्वेश्चन हो सकता है जी कि जो लाहौर में नहीं रहता वो क्या करे। आप लोगों के पास गूगल है, आप लोगों ने सबसे पहले तो लाहौर से रिलेटेड चीज़ों को देखना है। ठीक है। ये मैंने एक टॉपिक इसलिए भी दिया था क्योंकि ये सीएसएस का भी एक टॉपिक था, लाइफ इन लाहौर का नाम। इसमें यही होता है कि आपको पाकिस्तान के बारे में पता होना चाहिए, सब चीज़ों का कोई भी टॉपिक आपको आ सकता था। इसमें आप सबसे पहले तो इन्फॉर्मेशन गैदर करें, अपने फ्रेंड से बात करें, गूगल करें कि जी लाहौर में होता क्या है सब कुछ, फिर लाहौर बना किस तरह था, लाहौर के बैकग्राउंड क्या थी, उसमें क्या क्या होता है। लाहौर जिस तरह आप लोगों को पता है कि जी एक मेजर सिटी है, वन ऑफ द मेजर हार्ट ऑफ पाकिस्तान इज लाहौर। ठीक है, क्योंकि लाहौर में सब कुछ अवेलेबल है, सारी चीज़ें, मेजॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो भी लाहौर के अंदर हैं, इस तरह की चीज़ें हैं। अब एजुकेशन इंस्टीट्यूट मैंने आपको बोला, इसके ऊपर एक दो पैराग्राफ्स लिखे हैं इससे रिलेटेड। ठीक है। ये पंजाब यूनिवर्सिटी का मेन इधर है, ठीक है, लाहौर के अंदर है, इस तरह की चीज़ें हैं, ये सब कुछ आप लोग देखो। फिर लाहौर में बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, उनका जिक्र करें। फिर थोड़ा सा पास्ट में चले जाएं कि जब लाहौर बना था किस तरह बना था, इसमें पहले क्या होता था, अब क्या है। चिबुर्जी है, वो भी एक हिस्टोरिकल प्लेस है। चिबुर्जी क्या चीज़ थी, पाकिस्तान बनने से पहले भी था, यहाँ पे बादशाह रुका करते थे, उसकी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लिखें। ठीक है, इस तरह की चीज़ें जो हैं ये आप लिखें ताकि पता चले, हिस्ट्री से रिलेटेड भी आपको चीज़ों का पता हो, और अब लाहौर क्या है, लाहौर के एडवांटेजेस क्या हैं। जहाँ पे देखो एडवांटेजेस होते हैं वहाँ पे डिसएडवांटेज भी होते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसका 100% एडवांटेज होता है, डिसएडवांटेज भी होता है कुछ ना कुछ चीज़ों का। एडवांटेज लिखने के बाद अगर कोई डिसएडवांटेज आपके ज़हन में है, या आपको नज़र आ रहा है, या आपको माइंड में है, या किसी ने कोई बात भी की है, आप वो भी लिखें। इस तरह की चीज़ें आप ऐसे में लिखें। ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स यूज करने से ऐसा ये होगा कि एक इम्पैक्ट अच्छा पड़ता है कि आपकी जो ग्रामर है, आपकी इंग्लिश है, वो अच्छी है। बिल्कुल सिंपल वर्ड्स लिखना है, आप लिखें, लेकिन उससे ये होगा कि लेट सपोज आई कंपेयर योर एसे विद लेट्स से सादिया's एसे। ठीक है, आप दोनों ने एसे लिखा है, एंड अगर सादिया ने अच्छे कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स यूज किए हैं एंड आपने बिल्कुल नॉर्मल इंग्लिश यूज की हुई है, तो ऑब्वियस सी बात है कि सादिया विल स्कोर मोर देन यू बिकॉज शी हैज यूज्ड सम मोर गुड इंग्लिश। सो इस वजह से मैं प्रेफर ये करता हूँ कि देखो 100% कॉम्प्लिकेटेड इंग्लिश लिखने की जरूरत नहीं है। जहां पे आपको वर्ड्स आपके माइंड में आ रहे हैं कि आप कोई अच्छा वर्ड यूज कर सकती हैं, आप वहां पे कर लें। एंड आयशा इज सेइंग इज दैट द असाइनमेंट। आयशा, वो आपको एलएमएस के ऊपर पता लगेगा कि क्या यही टॉपिक है या क्या नया टॉपिक है। जो भी टॉपिक होगा उस हिसाब से आपकी असाइनमेंट आपको सबमिट करवानी होगी। जी, और क्वेश्चंस हैं तो आप लोग पूछ लें, क्योंकि फिर हमारा नेक्स्ट सेशन जो है वो आई बिलीव 14-15 डेज के बाद होगा ये वाला।
जी बिल्कुल साथिया, स्पोकन इंग्लिश में जो आपकी ग्रामर है वो बहुत मैटर करती है। उसमें आपको अच्छे वर्ड्स यूज करने चाहिए और खास तौर पे आपको ग्रामर का पता होना चाहिए। देखो, जो मेजर मिस्टेक स्पोकन इंग्लिश में लोग ग्रामर में करते हैं वो ये है कि वो डिड के साथ सेकंड फॉर्म लगा देते हैं। जैसे एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि व्हाट डिड यू सॉ, मेजोरिटी लोग ये बोल देते हैं। अब डिड के साथ मैंने बताया कि फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। मेरा ख्याल है, आई एम नॉट रॉन्ग, तो मैंने अपने लेक्चर्स के अंदर भी यही चीज बताई थी कि जी डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। सो इसका करेक्ट सेंटेंस बनेगा व्हाट डिड यू सी। ठीक है, डिड आ गया, जहां पे डिड आ गया वहां पे आप लोगों को एक हार्ड एंड फास्ट एक थंब रूल है कि सी या फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। ठीक है, तो इस चीज का आपने ख्याल रखना है। इसी तरह की ये सारी चीजें हैं जो कि स्पोकन इंग्लिश आपकी ठीक करती हैं, बेटर बनाती हैं। अजवाय सेइंग जी, 1000 वर्ड से ज्यादा वर्ड्स अगर हो जाए तो कोई इशू तो नहीं है। आप 1000 भी कर लें तो बहुत बड़ी बात है, बिकॉज मेरे जितनी भी असाइनमेंट्स मैंने देखी हैं, 1000 वर्ड्स का जो कंप्लीट ऐसे है वो चंद स्टूडेंट्स हैं जो पूरा करते हैं। अदरवाइज 500 600 500 600 के ऊपर जाके उनकी बस हो जाती है। तो अगर आप 1000 भी कर लें बड़ी बात है, अगर उससे ज्यादा की बात की जाए तो मैक्सिमम 200 आप कोशिश करो वर्ड्स तक लिख लो। लिमिट को ज्यादा एक्सीड नहीं करना। नेक्स्ट इज सादिया इज सेइंग आई एम क्वाइट गुड इन राइटिंग बट स्पोकन के टाइम पे आई गेट स्टक। देखो, अब आई गॉट स्टक की बजाय आपको लिखना चाहिए आई गेट स्टक। ये सारी चीजें जो है ना सादिया, ये आपको टाइम के साथ साथ पता चलेंगी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे इंग्लिश मुझे भी इतनी खास नहीं आती थी, लेकिन मैं क्या करता था, यू माइट फाइंड इट हिलेरियस, बट मैं अपने आप से बात किया करता था। मैं अपने जो मिरर है उसमें देख के खुद से कॉन्वर्सेशन करता था, यानी कि क्वेश्चन भी मैं ही करता था, उसका जवाब भी मैं ही दिया करता था। इस तरह करते करते मेरी इंग्लिश की प्रैक्टिस होती गई। फिर मैं जब इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस गेन किया, जो मेरी प्रोफेशनल जॉब्स हैं उसमें मैं यूनाइटेड स्टेट्स वालों के साथ कॉन्वर्सेशन किया करता था। वो मेरे बॉस थे, वहाँ पे क्लाइंट्स भी वहीं के थे। उनसे बात कर करके इंग्लिश मेरी अच्छी होती गई। और प्रैक्टिस, जैसे मैंने आपको बताया कि बोल बोल के ही इंग्लिश अच्छी होती है, तो इसी तरह से मेरी इंग्लिश अच्छी हो गई थी। ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज फैजादिल, guide us about some good books for reading so we can improve our English। अच्छा, बुक्स से रिलेटेड जो है बिल्कुल रीडिंग से आपकी अच्छी होती है। और कोई भी बुक आप लोग अगर पढ़ोगे, नॉवेल्स हैं वो आपकी इंग्लिश अच्छी करेंगे। इसका एक तरीका ये होता है, जिस तरह कुछ लोगों को सस्पेंस पसंद है, कुछ लोगों को थ्रिलर पसंद है। इस तरह जो भी टॉपिक आपको पसंद है आप लोग वो वाली बुक्स खरीदें। कीप वन पेंसिल एंड पेपर विद यू, क्योंकि नॉवेल्स के अंदर काफी टफ इंग्लिश भी होती है। अब आप लोगों ने ये करना है कि जिस वक्त आप लोगों को कोई चीज समझ नहीं आ रही है, अंडरलाइन दैट वर्ड, उसको पेपर पे लिखो। और ऑन द स्पॉट आगे जाने से पहले अपने मोबाइल फोन से गूगल से उसका मतलब देखें और आगे पेपर पे नोट डाउन कर लें। उससे ये होगा कि जब आपने अपने हाथ से क्वेश्चंस लिखे, मीनिंग्स लिखे होंगे तो आपको याद भी रहेंगे, और फिर वो आप लोग एवरीडे लाइफ में यूज भी कर सकते हैं। Laiba is saying wood is so difficult. I am very confused in wood. Wood. What would you do? ठीक है, या would that be good for you? ये आपको लाइबा टाइम के साथ साथ, बोलने के साथ साथ समझ आएगी कि वुड की यूजेज कहाँ पे यूज होती है। ठीक है, और वुड इज नॉट दैट टफ। ठीक है, वुड वर्ड काफी ज्यादा इंग्लिश लैंग्वेज में यूज होता है, सो इट्स नॉट डिफिकल्ट। आपको कॉन्वर्सेशन करके खुद आइडिया हो जाएगा कि कहाँ पे आपने कौन सा वर्ड यूज करना है।
अच्छा जी फैजान, इंग्लिश मूवीज जो हैं वो ज्यादातर देखो स्लैंग्स यूज होते हैं उसमें। वो प्रॉपर इंग्लिश नहीं है। प्रॉपर वे ऑफ इंग्लिश लर्निंग इज थ्रू नॉवेल्स एंड थ्रू दैट स्पोकन इंग्लिश। जिस तरह मैंने आपको एक पूरा कोर्स बना के दिया 12 मॉड्यूल्स का, एंड स्पीकिंग के साथ आपकी इंग्लिश ठीक होती है। हाँ, इंग्लिश से ये जरूर होता है कि आपको पता चल जाता है। ओके, इंग्लिश से मूवी से ये होता है कि आपको फिर भी हेल्प होती है। एंड वही जिस मैंने नॉवेल्स की बात की है उसी तरह से मूवीज है। आपकी अपनी प्रेफरेंस है कि कौन सी मूवी आप किस तरह से देखोगे। आपका जो शौक है उस हिसाब से आप मूवीज देख सकते हैं। मुझे एक्शन मूवीज पसंद है, मैं वो देखता हूँ। आपको जो भी पसंद है आप वो देख सकते हैं। ओके, लाइबा इज सेइंग not only would be would have all of them। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। लाइबा, ये वाला जो मेरा लेक्चर था मॉड्यूल्स में, आप इसको दोबारा से देखें। एक दफा नहीं, 2-3 दफा देखें। एंड मेजॉरिटी टाइम्स क्या होता है कि जिस वक्त आप लोग लेक्चर देख रहे होते हो आप लोगों का मोबाइल बज पड़ता है, एसएमएस करना शुरू हो जाते हो, व्हाट्सएप करना शुरू हो जाते हो। हेडफोन्स यूज करें, मेरी आवाज को बर्दाश्त कर लीजिएगा, और साथ ही साथ आप लोगों ने पेपर पेंसिल पे नोट करना है सारा जो आप लोगों को ये मैंने सारा समझाया हुआ है, ठीक है। जी, अगर और कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम लोग अपने सेशन को एंड करते हैं। एंड कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। आप लोगों को असाइनमेंट्स जो हैं बैच 7 को वो भी अभी कुछ टाइम में मिल जाएंगी इंशाल्लाह। एंड गिव योर बेस्ट, ठीक है। इससे आप लोगों को ही फायदा होगा कि आप लोग ज़रा अच्छे से ही देखोगे, अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस करोगे। एंड एवरीडे लाइफ में ये इंग्लिश आप लोग के साथ काफ़ी यूज़ होती है आप लोगों की। जी, वेलकम वेलकम एवरीवन, वेलकम। थैंक यू सो मच, टेक केयर। एंड फाइनली क्वेश्चन आया है, प्रोजेक्ट के बाद क्या होना है। प्रोजेक्ट के बाद वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। मीनिंग के आप लोग फिर आगे गैट का टेस्ट देंगे। गैट का टेस्ट देने के बाद आप लोगों ने आपको स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड की जाएंगी, आप लोगों की सेरेमनी होगी। होपफुली शायद मैं भी वहाँ पे हूँ सेरेमनी के अंदर। सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन होगी, एंड देन you guys will be on your way and I will be on my way, ठीक है। चलो जी, ठीक है। ओके जी, टेक केयर, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।